नमस्ते बच्चों। आज हम आपकी पहली क्लास में पहला चैप्टर पढ़ेंगे ज्योग्राफी का। ज्योग्राफी का जो पहला चैप्टर आपको दिखाई दे रहा है वह है भारत, आकार और स्थिति, जिसे इंग्लिश में आप कह सकते हैं साइज एंड लोकेशन। इसमें पहले चैप्टर में हम लोग जब शुरू करेंगे तो इसमें हमारे सामने दिखाई दे रहा है जो लिखा हुआ है, भारत विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। पिछले 5 दशकों में भारत ने सामाजिक आर्थिक रूप से बहुमुखी उन्नति की है। कृषि, उद्योग, तकनीक और सर्वांगीण आर्थिक विकास में अद्भुत प्रगति हुई है। भारत का विश्व इतिहास में भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। चूंकि आपको पता है कि प्राचीनतम संस्कृतियों में यदि हम हड़प्पा की बात करते हैं, मेसोपोटामिया की बात करते हैं, चीन की सभ्यता की बात करते हैं, तो अलग अलग स्थानों पे अलग अलग प्राचीनतम संस्कृतियां जो काफी पहले ही पूर्व ही प्रचलित हुई थी और विकसित भी होने का प्रयास किया। उन्होंने काफी कुछ डेवलप भी कर लिया था। तो उन्हीं में से जो हमारी भारतीय संस्कृति है, चूंकि हड़प्पा सभ्यता जो कही जाती है वो भारतीय संस्कृति है हमारी, तो ये भी संस्कृति उसी समय की है और काफी पुरानी है। तो वही चीज यहाँ पे बताई गई है। इसमें कहा गया है पिछले 5 दशकों में। देखिए, एक दशक में जो आपका होता है, एक दशक में आपको 10 वर्ष होते हैं। दस वर्ष होते हैं, तो इसलिए जब हम 5 दशक की बात करते हैं तो मल्टीप्लाई आप कर देंगे 5 से, तो ये आपको हो जाएगा 50 वर्ष। तो पिछले 50 वर्षों में हमने क्या किया? सामाजिक आर्थिक रूप से बहुमुखी उन्नति की है। बहुमुखी यानी सभी प्रकार से उन्नति की है। सामाजिक रूप से भी, चूंकि पहले की जो हमारी संस्कृतियां थी उनमें काफी कुछ चीजें तो विकसित हुई थी, लेकिन उसके बाद भी हमने काफी कुछ विकास किया है। जैसे एट ए टाइम अगर आप बात करें तो पहले हमारे पास सुविधा के लिए बहुत सारे, आज हमारे घरों में आपके आसपास में बहुत सारी सामग्रियां ऐसी होंगी जैसे सोफा, फ्रिज, टीवी, कूलर, ये सब चीजें क्या है हमारे आराम के लिए बनी है। तो ये कब बनी है? ये पिछले 5 दशकों के अंदर ही विकसित हुई हैं तकनीक के रूप में। आर्थिक रूप से हम बात करें तो अगर हम शिक्षा की बात करें या कार्यकुशलता की बात करें या ट्रेनिंग सेंटर की बात करें विभिन्न प्रकार के, तो उसमें भी हमने विकास किया है। बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो आज हम तकनीक के मदद से कर लेते हैं बहुत आसानी से। जैसे अगर मैं आपको बात करूं कृषि के संदर्भ में, जो आप अपने खेतों में, तो पहले क्या होता था, लोग खुद अपने हाथों के द्वारा कार्य करते थे। आज हमारे पास ऐसे ट्रैक्टर हैं, ऐसी मशीनें हैं जिससे हम बहुत बड़े कार्य को भी अकेले ही कर लेते हैं, जिससे बहुत बड़े एक आय का स्रोत हमें प्राप्त होता है। तो यही चीज इसमें बताया गया है। सामाजिक आर्थिक रूप से बहुमुखी उन्नति की है। कृषि, उद्योग, तकनीकी और सर्वांगीण आर्थिक विकास में अद्भुत प्रगति हुई है। तो देखिए यहां कहा भी गया है कृषि, उद्योग, तकनीकी, हर प्रकार से विकास पिछले 5 दशकों में आपका हुआ है। स्थिति की बात करेंगे हम। स्थिति आप देख सकते हैं, भारत एक विशाल देश है, नो डाउट। आप सभी लोगों को पता है कि भारत क्या है, काफी लार्जेस्ट कंट्री है। इंडिया इज ए वास्ट कंट्री lying entirely in the northern। तो आप इसको कह सकते हैं यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। किसमें है? उत्तरी गोलार्ध में। अब उत्तरी गोलार्ध क्या है? अब देखिए, आपने यदि ग्लोब देखा होगा तो ऐसे ग्लोब होता है, ये ग्लोब है, ग्लोब की एक आकृति है। तो इसमें यहां अगर बीचों बीच ये जो लाइन खींची हुई है आपके सामने, ये जो लाइन खींची हुई है ये 0 डिग्री है। आप सभी लोगों को दिख रहा होगा, ये देखिए आपकी 0 डिग्री लाइन है। अब इस 0 डिग्री पे
ये जो ऊपर का आपका हिस्सा है ये वाला, यानी ये वाला जो हिस्सा है, ये सारा हिस्सा, ये क्या कहा जाता है? ये आपका उत्तरी गोलार्ध कहा जाता है, उत्तरी गोलार्ध। और ये नीचे वाला हिस्सा आपका, ये आपका जो सारा आता है, ये दक्षिणी गोलार्ध में आता है, दक्षिणी गोलार्ध। तो चूंकि अगर हम भारत की स्थिति की बात करते हैं तो देखिए भारत की स्थिति आपको दिखाई दे हो रही होगी। ये है हमारा उत्तरी गोलार्ध में। ये मैंने बीच की लाइन एक बनाई थी, चूंकि ये पूरी सीधी नहीं बन पा रही है एट ए टाइम, लेकिन हमारा काम चल जाएगा। तो ये उत्तरी गोलार्ध में क्या है? भारत स्थित है। दक्षिणी गोलार्ध में क्या है? ऑस्ट्रेलिया है, दक्षिण अमेरिका है, ये सभी क्या है? दक्षिणी गोलार्ध के देश हैं। तो हमारा भारत जो कहा गया वही बात यहां बताई गई है आपको ऊपर, कि भारत क्या है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इसका मुख्य भाग 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर तक है। तो देखिए इसमें आपको कहा गया है 8 डिग्री उत्तर से। तो अब देखिए आपका जो 8 डिग्री होगा, आपको यहां पे दिखाई दे रहा है ये वाला एरिया। तो ये एरिया में क्या होगा? अब इस एरिया की अगर हम बात करें तो यहां से लेके और इसके बीच में ही होगा 8 डिग्री। तो आप देख रहे हैं कि भारत का जो निचला छोर है, आखिरी छोर, वो किस लाइन पे पड़ेगा? यहां पे आपके 8 डिग्री लाइन पे पड़ेगा, यही 8 डिग्री लाइन पे ही पड़ेगा, ये आपके 8 डिग्री लाइन पे। ठीक है, तो आप ऐसे समझ भी सकते हैं इसको। देखिए यहां पे बीचों बीच वाली जो लाइन है वो 0 है आपकी। इसके ऊपर जितनी बढ़ जाएगी, बढ़ती जाएगी, उतना ही आपका डिग्री क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। ये 15 हो जाएगा, ये 30 देखिए, फिर इसके आगे 45 हो जा रहा है, फिर 60 हो जा रहा है, फिर 75 हो जा रहा है। तो हमारा क्या है? मुख्य भाग जो है वो 8 डिग्री 4 मिनट। देखिए जो ये लिखी हुई है ना, इसको ऐसे पढ़ते हैं आप 8, ये रहा आपका। इसके ऊपर जो छोटा सा हमें दिखाई देगा ऐसे गोल सा, ये डिग्री की साइन है, इसे हम क्या पढ़ते हैं? डिग्री पढ़ते हैं। और इसके बगल में जो 4 लिखा हुआ है, 4 के किनारे ये जो साइन होता है, ये मिनट का साइन होता है आपका। तो इसे हम क्या कहेंगे? 8 डिग्री 4 मिनट, यानी 8 डिग्री से क्या है? थोड़ा सा ज्यादा। तो ये क्या है? उत्तर से 37 डिग्री 36 मिनट। तो 37 डिग्री आपका कहां होगा? 37 डिग्री 30 और 45 के बीच में होगा। तो आप देख रहे हैं कि इसका जो ऊपरी वाला सिरा है ये क्या हो रहा है? 30 और 45 के बीच में ही पड़ेगा आपका। यहां पे ये क्या हो रहा है? 37 डिग्री और 6 मिनट। चूंकि मैंने आपको बताया था डिग्री का साइन ये होता है गोल सा, और जो मिनट का साइन होता है वो थोड़ा ऐसे होता है। ठीक है, तो आपको दिखाई भी दे रहा। तो इसका नीचे वाला सिरा कितना हो गया? नीचे की जो दक्षिणी छोर भारत का, ये वाला नीचे वाला बिल्कुल सिरा जहां से ये प्रारंभ हो रहा है, ये कितने डिग्री उत्तर की ओर है? तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर की ओर है। और कहां तक है? तो 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर की ओर है। अब देखिए इन सभी चीजों को हम छोड़ते हैं, इसके आगे बात करते हैं। इसके आगे जब आप बात करेंगे तो आपको यहां पे 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व में। अब देखिए चूंकि हमने कहा कि अगर हमने मानचित्र जब भी पढ़ा होगा तो देखिए दिशा जब हम बताते हैं तो हमने कहा है
दिशाएं ऐसे होती हैं आपकी मानचित्र में। ऊपर क्या होता है, उत्तर होता है, तो यहां भी ऊपर क्या हो गया, उत्तर हो गया आपका। और नीचे क्या होता है, दक्षिण होता है, दक्षिण हो गया। और यहां क्या होता है, पूरब होता है आपका, तो ये क्या हो गया आपका, पूरब हो गया। और ये क्या होगा, पश्चिम हो गया। ठीक है, तो अगर इसे इस मानचित्र के अकॉर्डिंग देखिए, यहां भी हमें 0 दिखाई दे रहा है और यहां भी हमें क्या दिखाई दे रहा है, 0 दिखाई दे रहा है। ये जगह पे आपको, इस जगह पे, तो यहां से अगर यहां से भी एक सीधी लाइन अगर हम खींच लें ऐसे नीचे तक, तो ये वाला जो हिस्सा हमारा हो जाएगा, ये वाला हिस्सा जो आप देख रहे हैं, ये सारा हिस्सा कौन सा कहा जाएगा, ऊपर और नीचे वाला, ये पश्चिमी हिस्सा कहा जाएगा, ये पश्चिम हो जाएगा। और ये वाला हिस्सा क्या होगा, ये वाला हिस्सा पूरब का होगा, पूरब कहा जाएगा इसे। तो वही चीज बताया गया है आपको कि 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से। अब देखिए 68 कहां होगा हमारा, मैं इसको हटा दे रहा हूं। अड़सठ डिग्री आपकी जो आएगी वो 60 और 90 के बीच में ही आएगी। तो चूंकि 60 के बाद हमारा आ जाएगा 70, 70, 80 और 90। तो हमारा जो ये बीचों बीच में 60 से थोड़ा सा ही ज्यादा होगा, 68 7 मिनट। तो यहां देखिए ये 60 वाली जो लाइन है, 60 और 90 के बीच में ये जो पड़ रहा है, तो इस लाइन के आसपास ही है यहां पे इसका कौन सा छोर, पश्चिमी छोर। तो यहां पे आप 68 डिग्री 7 मिनट एक्यूरेट क्या होगी, इसकी देशांतर लोकेशन होगी। अब देखिए उसके बाद से कहा गया है 97 डिग्री 25 मिनट पूरब की ओर। तो चूंकि हमको पता है कि यही वाला हमारा जो एरिया है वो क्या है, पूरब का एरिया है, यही वाला एरिया। ठीक है, यही एरिया क्या माना गया है, पूरब का एरिया मानचित्र के अकॉर्डिंग। तो पूरब में 97 25 यानी 90 से ज्यादा। तो ये देखिए इसका जो ये वाला छोर है, ये यहां वाला ये छोर कितने पे है, 97 25 यानी 90 से 120 के बीच में ही होगा। तो ये रेखा देखिए सीधे सीधे यहीं पे आ रही है। ठीक है, तो ये कितना है, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर में है। अब देखिए कहा गया कर्क रेखा 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर में देश को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। तो 23 डिग्री हमारा क्या होगा, यहां से देखिए ये होगा आपका 15 से 30 के बीच में ही 23 डिग्री होगा। यानी ये कर्क रेखा हमारी ये यहां पे है। ठीक है, तो आपको दिखाई देगा कि कर्क रेखा जो बनी हुई है वो हमें क्या कर रही है, भारत को लगभग 2 हिस्सों में क्या कर रही है, बांट रही है, एक ऊपर का हिस्सा और एक नीचे का हिस्सा। मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बंगाल की खाड़ी में। तो सबसे पहले हम देख लेंगे आपके मानचित्र में, यहां देखिए यहां वही चीज बनाई गई है। तो यहां आपकी बंगाल की खाड़ी दिखाई गई है और यहां पे क्या कहा गया है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो ये जितने भी आपको क्षेत्र दिख रहे हैं ना, ये सारे क्या हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहे जाते हैं। चूंकि ये कई द्वीपों का समूह है इसीलिए द्वीप समूह कहा जाता है, नाम इसका अंडमान निकोबार है। ठीक है, छोटे छोटे द्वीप हैं, द्वीप आपको पता ही होगा, जो चारों तरफ जल से घिरे रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं, हम द्वीप कहते हैं। ठीक है,
तथा दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप द्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। तो लक्षद्वीप को भी हम लोग देख लेते हैं आपके सामने। ये देखिए अरब सागर है यहां आपके दक्षिण पश्चिम में। चूंकि भारत का अगर दक्षिणी सिरा कहेंगे तो हमने आपको मानचित्र बताया ही था कि ऐसे होगा, आपका मानचित्र ऐसे होता है। यहां ऊपर वाले को उत्तर और नीचे वाले को क्या कहते हैं, दक्षिण कहते हैं। यहां पूरब होता है और ये आपका पश्चिम होता है, ठीक है। तो आप यहां वाले क्षेत्र को क्या कहेंगे, अब चूंकि इसे क्या कहते हैं आप, ये वाला हिस्सा जो ये है ये सब क्या है, पूरब का हिस्सा है और यहां क्या है, दक्षिणी छोर पे लगा हुआ है, ठीक है। तो ये आपका नीचे वाला जितना हिस्सा हो गया दक्षिणी हो गया, ये पूरब हो गया। तो इसीलिए पूरब दक्षिण क्या कहा जाता है, दक्षिण पूर्व अरब सागर में। अरब सागर आपको पता ही है कि ये आपको यहां महाराष्ट्र होगा, महाराष्ट्र से आगे बगल में ही उसके अरब सागर है। चूंकि महाराष्ट्र हमारा क्या कहा जाता है, तटीय सीमा बनाता है जो अरब सागर से बनती है। तो यहां अरब सागर में ही ये लक्षद्वीप आपको दिखाई दे रहा है। तो ये अभी क्या है, कुछ द्वीपों का ही समूह है। तो ये क्या है, लक्षद्वीप है। तो वही चीज आपको यहां पे नोट डाउन लिख के बताई गई है और कहा गया है आपसे लक्षद्वीप द्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। इसे आप अपनी एटलस की सहायता से इन द्वीप समूहों का विस्तार ज्ञात कीजिए। तो मैंने चूंकि आप लोगों से पहले ही कहा था कि जिस समय आप क्लास ले रहे होंगे उस समय एटलस आप अपने साथ लेके बैठेंगे। एटलस नहीं भी मिलता है कोई, यदि हमारे पास पर्टिकुलर इंडिया का ही मैप हो, भारतीय मानचित्र हो, उसी को हम लेके बैठेंगे और उसी मानचित्र पे क्या करेंगे, जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूं वैसे वैसे आप हाईलाइट करते चलेंगे, ठीक है। तो उम्मीद कर रहे हैं आप लोग कर रहे होंगे। देखिए भारतीय संघ राज्य का सबसे दक्षिणी बिंदु जो इंदिरा बिंदु कहा जाता था, सन 2004 में सुनामी लहरों के कारण समुद्र में जलमग्न हो गया। तो चूंकि आपको पता है कि सुनामी जो आई थी वो काफी कहते हैं कि बहुत ऊंची ऊंची लहरें थी, काफी प्रलयंकारी स्वभाव था उसका। तो जिसके कारण जो सबसे दक्षिण वाली बिंदु थी, दक्षिण मतलब यहां वाली बिंदु, ये वाली, ठीक है, ये यहां पे, तो ये वाला बिंदु क्या हो गया, सुनामी के कारण, लहरों के कारण समुद्र में जलमग्न हो गया, यानी भूमि का कटाव हुआ और वो जो पॉइंट निर्धारित किया गया था, जो बिंदु बनाया गया था, वह समुद्र के क्या हो गया, समुद्र का जल उसके ऊपर आ गया। अब आकार के इसकी हम बात कर लेते हैं। तो आकार भूभाग का कुल क्षेत्रफल लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। यानी आप क्या कहेंगे, ये देखिए आपका जो इसका कुल क्षेत्रफल है, यानी ये जो आपका इंडिया है इसके अंदर ये जितना भी इंडिया का क्षेत्र है, इसके अंदर का ये जो भी क्षेत्रफल है ये कुल कितना है, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। यानी विश्व का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल क्या निकालेंगे, इसका भी क्षेत्रफल निकाल लीजिए, इसका भी निकाल लीजिए, इसका भी निकाल लीजिए। यानी विश्व में जितने भी महाद्वीप हैं उन सभी का क्या कीजिए, आप क्षेत्रफल निकाल लीजिए, इसका भी निकाल लीजिए, इसका भी निकाल लीजिए। और उसके बाद से भारत का क्षेत्रफल क्या करेंगे, उसमें जब आप अलग करके रखेंगे, अलग देखेंगे, तो विश्व का मान लीजिए अगर इतना क्षेत्रफल है, इसमें भारत का क्षेत्रफल यदि हम आंकड़ा इसका लगाएंगे तो ये कितना है, 2.4% है। भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। तो चूंकि आप लोगों को पता ही है कि विश्व में कौन से देश सबसे पहले हैं, तो वो होगा, मान लीजिए जैसे जैसे हम मतलब 7वें नंबर की यदि बात करें तो पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें ऐसे क्रम अगर बनाएंगे हम एक, तो उसमें कितने नंबर पे है, तो ये 7वें नंबर पे है।
तो इसमें मान लीजिए यहां हो गया 1 2 3, 3 आपका हो गया, उसके बाद से 4 हो गया, उसके बाद से 5 हो गया, फिर 6 हो गया, उसके बाद से क्या हो गया 7 हो गया। तो भारत कहां पे है, यहां पे है आपके, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके आगे। भारत की स्थल सीमा रेखा लगभग 15,200 किलोमीटर और समुद्री तट रेखा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप समूह के साथ 7,506 किलोमीटर है। तो देखिए भारत की स्थल सीमा रेखा, स्थल सीमा रेखा का मतलब क्या है, आप क्या समझते हैं इसका मतलब? भारत की स्थल सीमा रेखा यानी ये वाला हिस्सा जो अन्य देशों के साथ जुड़ा हुआ है, ये वाला हिस्सा, ये कितना है, ये आपका है 15,200 किलोमीटर। समुद्री तट रेखा जो आपका है, ये समुद्री तट रेखा मतलब ये नीचे जो सिर्फ समुद्र, जिसके किनारे चारों तरफ समुद्र है, ठीक है। ये लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार के साथ, यानी इसको भी साथ लेके और इसको, चूंकि यहां जो द्वीप है उनके भी किनारे क्या है, चारों तरफ से जलमग्न है, तो ये अब चूंकि जल के बीचों बीच में कुछ भूभाग है धरातल के, तो इनकी भी एक सीमा रेखा बनती है, ये भी भारत के ही हिस्सा है। तो इसको और इसको, इस सब को लेके, और ये वाला जो आपका स्थलीय भाग यहां दिखाई दे रहा है, ये जलीय भाग जो दिखाई दे रहा है, ये कुल कितना है 7,516 किलोमीटर। भारत के उत्तर पश्चिम, उत्तर तथा उत्तरी पूर्वी सीमा पर नवीनतम वलित पर्वत है। तो वलित पर्वत हमारा कहां होगा, उत्तर पश्चिम। तो हमने कहा था कि ऊपर का जो सिरा होगा ये वाला आपका उत्तर होगा, तो ये उत्तर पश्चिम यानी ये वाले हिस्से की हम बात करते हैं। उत्तर पूर्व यानी यहां से उत्तर से फिर पूरब की तरफ, पूरब इधर होता है ना, बताया था मैंने। तो ये वाला क्या है, नवीनतम वलित पर्वत का एरिया है आपका, ठीक है। इस पर क्या है, चूंकि हमने आपको बताया भी था कि जो हिमालय है वो क्या कहा जाता है, नवीनतम वलित पर्वत है, यानी इस पर्वत का निर्माण वलय प्रक्रिया के कारण हुआ है। इसके दक्षिण का भूभाग उत्तर में चौड़ा है और 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर की ओर सकरा होता गया है। तो देखिए अगर हम इसके बात करते हैं भारत के क्षेत्रफल की, तो भारतीय क्षेत्रफल में सबसे पहले आप देखेंगे एक चीज, थोड़ा सा भारतीय क्षेत्रफल में हम जो देखेंगे, ये उत्तर का जो, अगर मान ली ये कर्क रेखा है आपकी, देखिए यहां 24 डिग्री लिखा हुआ है, तो ये आपकी इसी के नीचे 23.5 डिग्री पे कर्क रेखा है। और इसी रेखा को मैंने कहा था कि यह भारत को 2 भागों में बांटती है, यानी ऊपर का जो सिरा होगा वो हमारा उत्तरी सिरा कहा जाएगा, और नीचे का जो सिरा होगा ये क्या कहा जाएगा, दक्षिणी कहा जाएगा। अब इसी में आप उत्तर वाले हिस्से को देखेंगे, तो ये क्या है, उत्तर वाला हिस्सा हमें जो कर्क रेखा के ऊपर उत्तर वाला हिस्सा, यानी ये वाला जो हिस्सा दिखाई दे रहा है, ये हमें काफी चौड़ा दिखाई दे रहा है। और ये वाला क्या है, ऐसे यहां तो थोड़ा यहां चौड़ा है, फिर इसके नीचे और पतला होता गया, और पतला होता गया,
फिर लास्ट में आके यहां पे देखेंगे आप बिल्कुल ही पतला हो गया है। ठीक है, तो यही चीज यहां पे कही गई है, आपको बताई गई है कि 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर की ओर सकरा होता गया है। इसके पश्चिम में अरब सागर तथा पूर्व में बंगाल की खाड़ी स्थित है। ये मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था, आपने देखा भी था। अक्षांश और देशांतर का विस्तार लगभग 30 डिग्री है। तो आप देख सकते हैं यहां 68 डिग्री 7 मिनट से यहां भारतीय विस्तार हो रहा है, और यहां कहां तक जा रहा है 97 डिग्री 25 मिनट तक। तो ये आप देखेंगे तो लगभग इन दोनों में, चूंकि 97 25 से 68 7 को जब आप घटाएंगे तो जो आपके सामने आएगा वो लगभग 30 डिग्री के आसपास का अंतर आएगा। परंतु फिर भी पूर्व पश्चिम का विस्तार उत्तर दक्षिण के विस्तार की अपेक्षा कम प्रतीत होता है। ये देखिए, आप देख रहे हैं ये वाला जो आपका हिस्सा है यहां पे, ये आपका पूरब से पश्चिम से पूरब है, पूरब से पश्चिम ये वाली लाइन है, और ये वाली जो लाइन खींची गई है ये कहां है, उत्तर से दक्षिण है। तो देखिए ये वाला हिस्सा जो है पूरब से पश्चिम का, ये क्या है, कम है, आपको दिखाई भी दे रहा है, लिखा भी क्या है। और उत्तर से दक्षिण यानी ये वाला जो हिस्सा है वो क्या है, ज्यादा है। ठीक है, ये वाला हिस्सा आपका 3214 किलोमीटर है, और ये कितना है, 2933 किलोमीटर। तो वही चीज इस पे कही गई है। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है। चूंकि आप सभी लोगों को पता होगा कि पृथ्वी रोटेट करती है अपनी धुरी पे, तो इसीलिए पृथ्वी के रोटेशन के कारण जब पृथ्वी रोटेट करती है तो यहां से यहां तक सूर्य की रोशनी पहुंचने में कितना समय लगता है, 2 घंटे का समय लगता है, यहां से यहां तक। ये आपको गुजरात का हिस्सा है, और ये क्या है, ये आपका अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक सूर्य की रोशनी पहुंचने में कितना टाइम लगता है, 2 घंटे। ठीक है, अतः 22.5 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर रेखा को भारत की मानक यामोत्तर माना गया है। यानी देखिए, अब कोई एक ही, अगर हम बात करें भारत की, तो कोई एक व्यक्ति, मान लीजिए कोई 2 लोग, एक अरुणाचल प्रदेश में खड़ा हो, एक आपके यहां गुजरात में खड़ा हो, एक यहां अरुणाचल में हो और एक यहां पे गुजरात में हो, तो ये क्या होगा, यहां वाला जो व्यक्ति होगा, ये वाला व्यक्ति, वह अगर मान लीजिए इन दोनों से मोबाइल से किसी कारण संपर्क हो रहा है, बात हो रहा है, तो अगर यहां वाले व्यक्ति ने पूछा कि भाई आपके यहां समय कितना हो रहा है, तो ये वाला व्यक्ति क्या बताएगा, 2 घंटे पीछे का समय बताएगा। यानी अगर यहां पे आपको 8 बज रहा है तो यहां पे क्या हो रहा होगा, यहां पे समय 2 घंटे आगे होगा, 2 घंटे यहां पे पीछे होगा, 2 घंटे पीछे होगा। यानी यहां पे क्या बज रहे होंगे, 6 बज रहे होंगे।
तो इसीलिए इन दोनों के बीच में आपने देखा ये 23.5 डिग्री की जो रेखा है, इसी को भारत की मानक समय रेखा माना गया है। यानी यहां जब सूर्य पहुंचेगा उस समय जो उसकी स्थिति होगी उसी के अनुसार समय का निर्धारण किया गया है और वही समय पूरे भारतवर्ष में लागू होता है। तो इस तरह से अब मान लीजिए यदि यहां का व्यक्ति यदि कहेगा 8 बज रहे हैं तो यहां वाला भी व्यक्ति कहेगा कि भाई हमारे यहां भी सुबह के 8 ही बज रहे हैं। ठीक है। अब आप देखिए उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर से गुजरती है यामोत्तर रेखा जो 82.5 डिग्री की है, वह उत्तर प्रदेश के कौन से जिले से गुजरती है? मिर्जापुर से। अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। अक्षांश का प्रभाव उत्तर की ओर, देखिए यहां पे आपको मैं यहां से बताता हूं, यहां ये आपका जो अक्षांश है ना, ये मैंने बताया था आपको उत्तर है, ये आपको बताया था दक्षिण है। तो दक्षिण से जब सूर्य की किरणें यहां से इस तरफ बढ़ती है और यहां पे पहुंचती हैं तो इस वाले क्षेत्र में क्या होता है? रोशनी कोई रहेगी नहीं, तो यहां पे रात हो जाएगा और यहां पे चूंकि सूर्य पहुंचा होगा इसलिए यहां पे क्या हो जाएगा? दिन हो जाएगा। अब देखिए अगर यही सूर्य यहां से फिर इधर आया, देखिए सूर्य कहीं इधर उधर नहीं होता है, होती पृथ्वी के रोटेशन के कारण ऐसा होता है। चूंकि पृथ्वी जो है कि अपने अक्ष पे अपने धुरी पे झुकी हुई है, इस कारण जब पृथ्वी घूमती है तब सूर्य उत्तरायण से दक्षिणायन और दक्षिणायन से उत्तरायण होता है, जिसके कारण जब सूर्य यहां से यहां इसकी रोशनी आती है तो इधर का क्षेत्र जो होता है वो अंधेरा हो जाता है। तो ये तो आप समझ गए होंगे। अब देखिए इसी में कहा गया है भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व में और पश्चिम के मध्य में स्थित है। चूंकि देखिए हम जो पढ़ रहे हैं चैप्टर ना, उसमें भारत की स्थिति ही पढ़ रहे हैं, पोजीशन ही पढ़ रहे हैं, इसलिए हमें यह पोजीशन हर जगह से कंपेयर करना होगा कि विश्व के सापेक्ष कैसा है, मानचित्र के सापेक्ष कैसा है, गोलार्धों के सापेक्ष कैसा है। इन सभी के अनुसार ही हमें इनकी स्थिति देखनी है और पूरी तरह से स्पष्ट रूप से समझनी है। तो जो सबसे पहला काम करेंगे हम, एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है। तो एशिया महाद्वीप आप देख लीजिए, ये एशिया का महाद्वीप है, ये वाला एशिया महाद्वीप आपको दिखाई दे रहा होगा। अब इसका पूर्व पश्चिम क्या है? यहां पे आपका पूरब है, ये वाला भाग आपको पश्चिम है, अब इन दोनों के मध्य में क्या है? ये भारत की स्थिति है। तो इसीलिए कहा गया है कि एशिया महाद्वीप के पूरब और पश्चिम यानी इन दोनों के बीच में, बिल्कुल बीचों बीच में भारत क्या है? स्थित है। अब देखिए आगे क्या कहा गया है आपसे, भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है। तो भारतीय भूभाग जो हम बात करेंगे
ये देखिए भारतीय भूभाग, यहां पे ये क्या है, एशिया का, ये जो मैंने आपको बताया था ये एशिया महाद्वीप है। इसका अब चूंकि अगर उत्तर दक्षिण से हम देखेंगे इसको, तो ये वाला उत्तर हो जाएगा और ये वाला क्या हो जाएगा आपका, दक्षिण हो जाएगा, जहां पे भारत स्थित है। तो ये एशिया का कौन सा हिस्सा हुआ, दक्षिणी हिस्सा हुआ। हिंद महासागर जो कि पश्चिम में यूरोपीय देशों और पूर्वी एशियाई देशों को मिलाता है, भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। देखिए अब इस वाले मानचित्र में हम देखेंगे थोड़ा सा, ये देखिए ये यूरोपीय देश हैं आपके और ये वाले क्या है, एशियाई देश हैं। अब यहां पर भी आप देखेंगे कि भारत क्या है, बिल्कुल मध्य में स्थित है और यहां पे आपका हिंद महासागर है, ये लिखा हुआ है, नोट डाउन किया हुआ है। तो ये हिंद महासागर इसको क्या करता है, समुद्री मार्गों के लिए, यहां भी अगर आपको जाना है तो आप समुद्र के रास्ते आसानी से जा सकते हैं यूरोपीय देशों में। अगर आपको एशियाई देशों में जाना है तो आप इस रास्ते से जा सकते हैं समुद्री मार्गों से। ये सारे समुद्री मार्ग आपके सामने बने हुए हैं मानचित्र में। तो यहां पे इसे क्या करता है, एक केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। केंद्रीय मतलब क्या, बिल्कुल मध्य, बीचों बीच में जो है कि पोजीशनिंग करता है, या बीचों बीच में बिल्कुल केंद्र में इसको रखता है। यानी आपको इधर अगर एशिया की तरफ जाना हो, मैंने बताया, तो भी आपको उतनी ही दूरी चलनी है, और आपको अगर यूरोप की देशों की तरफ जाना हो तो भी आपको लगभग उतनी ही दूरी चलनी पड़ेगी। अब देखिए भारत को दक्षिण का पठार हिंद महासागर में, दक्षिण का पठार हिंद महासागर में शीर्षवत फैला हुआ है। दक्षिण का पठार ये वाला दक्षिणी हिस्सा है, ये दक्षिण का पठार कहा जाता है इस वाले हिस्से को। आप ये हिंद महासागर में क्या है, यहां पे आपको दिख रहा है ये वाला हिस्सा, ये हिंद महासागर में शीर्षवत फैला हुआ है। यानी इसका जो शीर्ष है वो क्या है, हिंद महासागर की तरफ है, और हिंद महासागर में ये क्या है, इसका विस्तार है। पश्चिम एशिया, अफ्रीका और यूरोप के देशों के साथ साथ पूर्वी एशिया के देशों से भी पूर्वी तट के माध्यम से निकटतम संबंध बनाए हुए। यह चीज मैंने आपको इस वाले चित्र में दिखाई भी थी कि ये क्या है, यहां से भी करीब है ये सारे देश भी। आपको ये पश्चिमी यूरोप हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, यूरोप भी हो गया, और यहां से आपको एशिया, यानी इन सभी से क्या है, सबसे करीबी बनाए हुए हैं। क्यों, क्योंकि इसकी स्थिति क्या है, केंद्रीय है, ये मध्य में स्थित है, इसीलिए दोनों तरफ से क्या है, समान दूरी पर स्थित है। हिंद महासागर में किसी भी देश की तटीय सीमा भारत जैसी नहीं है। भारत की इसी महत्वपूर्ण स्थिति के कारण एक महासागर का नाम इसके नाम पर रखा गया है। तो देखिए आप और सब देशों को देखेंगे विश्व के मानचित्र में, और सब देशों को देख लीजिए, किसी की भी स्थिति इस प्रकार से नहीं है। इस वाले मानचित्र में आप देख लीजिए, किसी की भी स्थिति, ये आपका सूडान क्षेत्र हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, दक्षिणी अफ्रीका हो गया, तो ये आपका जो है ये बिल्कुल किनारे है, ये आपका क्षेत्र है, ये सारे चीन है, मंगोलिया है, म्यांमार है, थाईलैंड है, बैंकॉक, सिंगापुर, मलेशिया, ये सभी क्या है, एक छोर पे स्थित हैं। लेकिन भारत क्या है, बिल्कुल केंद्र में स्थित है। यानी ऐसी स्थिति किसी अन्य राष्ट्र की न होने के कारण
हिंद महासागर में, यह आपका हिंद महासागर का क्षेत्र है, ठीक है। तो हिंद महासागर में चूंकि केंद्रीय स्थिति होने के कारण इसे क्या कहा गया, इस सागर का नाम ही हमारे भारत के नाम पे रखा गया, हिंद महासागर। अब देखिए इसके आगे आपको भारत का विश्व के देशों के साथ संपर्क युगों पुराना है। तो भारत का, अब चूंकि आपको पता होगा कि आज से नहीं बहुत पहले से, काफी पहले से हम लोग यदि सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें या यूनानी सभ्यताओं की बात करें, तो उस समय भी चूंकि उस समय लोगों को समुद्री मार्गों का बहुत ज्यादा ज्ञान तो था नहीं, क्योंकि समुद्री मार्ग ढूंढे नहीं गए थे। तो ये समुद्री मार्ग का अगर ज्ञान नहीं है तो लोग क्या करेंगे, तो यहां आपको सूडान वाले क्षेत्र में, ये मिस्र है, यहां पे लोग कैसे जाएंगे, ये मंगोलिया का क्षेत्र है, यहां पे लोग कैसे जाएंगे, स्थलीय रास्तों से जाते थे। ये जो स्थल वाला भाग है, जो आपका धरातलीय भाग है, इन भागों से जाते थे लोग। तो वही चीज यहां पे कहा गया है कि बहुत पहले भी लोग यात्रा करते थे, लेकिन क्या होता था, समुद्र के मार्ग का ज्ञान न होने के कारण स्थलीय भूभागों से ही क्या करते थे, अपनी यात्रा को करते थे, अपने व्यापार को करते थे। उत्तरी पर्वतीय दर्रों से अनेक यात्री प्राचीन काल में भारत आए। चूंकि आपने पढ़ा होगा, इतिहास में भी आपको पढ़ाया जाता है, हर चीज में बताया गया होगा कि बहुत सारे आक्रमणकारी या फिर व्यापारी, ये सभी क्या है, उत्तर पश्चिमी यानी इन दर्रों से होकर आए। अब ये दर्रे कौन से, देखिए दर्रे होते हैं, पहाड़ अगर कहीं है और वहां पे नदी है कोई, ये मान लीजिए आपका पहाड़ है, यहां पे क्या है, नदी बह रही है। तो जो नदी बहती है, तो आपको पता है कि काफी नदियां एक दो दिन तो बहती नहीं है, वर्षों वर्षों तक, कई हजार वर्षों तक लगातार बहती रहती है। तो वो उन दर्रों, पहाड़ी स्थानों को काट कर, यहां कहीं भी काट कर पर्वतों के अंदर क्या करती हैं, अपने रास्ते का निर्माण करती हैं। तो जब वो नदियां सूख जाती हैं या फिर उनकी धारा कम हो जाती है, तो उनके जो किनारे किनारे होता है, जो नदियों के किनारे का क्षेत्र होता है, वही क्या करता है, उन पहाड़ों के अंदर एक सड़क का निर्माण कार्य कर देता है। और वही सड़क क्या कही जाती है, प्राकृतिक रूप से नदियों द्वारा तैयार की जाती है, निर्माण की जाती है, उन्हें ही क्या कहते हैं, हम दर्रे कहते हैं। तो ये दर्रे कहां पे है, आपके उत्तर पश्चिम की ओर, यानी इस वाले क्षेत्र में आपको क्या होंगे, बहुत सारे दर्रे मिलेंगे, अब भी हैं, आप मानचित्र में देख सकते हैं। तो यहां पे आपको क्या होगा, बहुत सारे यात्री, व्यापारी, शासक, आक्रमणकारी, यानी जो भी लोग थे वो बहुत सारे इन्हीं रास्तों से आते और जाते थे। कहां आते जाते थे, अपने अपने राष्ट्रों के पास, राष्ट्रों के लिए, अपने अपने स्थानों पर आते जाते रहते थे। जबकि समुद्री मार्ग बहुत समय तक ज्ञात नहीं थे, ये मैंने आपको पहले ही बताया था। इन मार्गों से प्राचीन समय से विचारों और वस्तुओं का आदान प्रदान होता रहा। भारत का पश्चिमी, मध्य और पूर्वी एशिया तथा दक्षिणी एशिया के पड़ोसी देशों के साथ एक अद्भुत संपर्क रहा है। भारत का पश्चिम, मध्य और पूर्वी एशिया, तो पश्चिम मध्य, अब मैंने ये बताया था ये वाला एशिया का भाग है,
तो ये पश्चिम मध्य यानी यहां और यहां दोनों से ही भारत का क्या रहा है, काफी संपर्क रहा है। बहुत सारे मंगोली लोग, व्यापारी लोग, दार्शनिक आते जाते रहते थे, अपनी सभ्यताओं का आदान प्रदान होता रहता था, आचार विचारों का आदान प्रदान होता रहता था, ज्ञान शिक्षा का प्रसार होता था। तो इन सभी से क्या थे, हमारे संपर्क काफी बने हुए थे विशेष रूप से। इसी प्रकार उपनिषदों के विचार, इसी प्रकार उपनिषदों के विचार, रामायण तथा पंचतंत्र की कहानियां, भारतीय अंक एवं दशमलव प्रणाली आदि संसार के विभिन्न भागों तक पहुंच सके। यानी जब कहीं भी किसी एक दूसरे स्थान पे लोग आएंगे जाएंगे, तो वहां के लोग जो यहां पे रहेंगे वो वहां की बातें करेंगे, चर्चा करेंगे, तो वहां की बहुत सारी जानकारियां हमको प्राप्त हो जाएंगी। यहाँ के लोग अगर कहीं जाके बातें चर्चा करते हैं, वहां रहते हैं, वहां के लोगों से व्यवहार करते हैं, तो बहुत सारी हमारी बातें भी वहां के लोगों को पता चलेंगी। इन्हीं सब चीजों से क्या होता है, आदान प्रदान बढ़ता है। मसाले, मलमल आदि कपड़े तथा व्यापार के अन्य सामान भारत से विभिन्न देशों को ले जाते थे। इसके विपरीत देखिए, आज भी हमारे यहां से जो सामान है, बहुत सारे सामान अन्य देशों को निर्यात किए जाते हैं और बहुत सारे देशों से मंगाए जाते हैं। तो ये आज की चीज नहीं है, ये बहुत पहले जब सभ्यताओं का विकास हुआ था तभी से ऐसा होता है। क्योंकि हर एक सभी वस्तुएं एक स्थान पर तो निर्माण नहीं किया जा सकता, उत्पन्न नहीं हो सकती। तो जहां पे जिस स्थान पे जो वस्तुएं उत्पन्न होती हैं, तो व्यापारी लोग क्या करते हैं कि जहां पे जो वस्तुएं उत्पन्न हो रही हो वहां से लेके दूसरे स्थान पे ले जाते हैं, पहुंचाते हैं और वहां पे उसका विक्रय कर देते हैं। और जहां पे विक्रय किए हैं वहां से वहां की कुछ चीजों को ले आके अपने जगह पे विक्रय कर देते हैं, अपने स्थान पे लाके बेच देते हैं। तो ऐसे ही मसाले, मलमल, कपड़े, व्यापार, अन्य सामान भारत के विभिन्न देशों को ले जाए जाते थे। और इसके विपरीत यूनानी स्थापत्य कला तथा पश्चिम एशिया की वास्तुकला के प्रतीक मीनारों तथा गुंबदों का प्रभाव हमारे देश के विभिन्न भागों में देखा गया है। चूंकि यूनानी देश, जो यूनानी सभ्यता थी, वहां के भी लोग यहाँ पे आते थे। तो जो लोग आते थे उसमें बहुत सारे लोग काम करने वाले भी थे, रोजगार करने वाले भी थे, जो घरों का निर्माण भी करते थे। तो जब वो लोग यहाँ पे घर कोई निर्माण करेंगे, किसी मकान का निर्माण करेंगे, तो वो अपनी योग्यता के अनुसार, यानी अपनी सभ्यता के बारे में चूंकि ज्यादा जानते हैं, तो कुछ न कुछ प्रभाव उनके कार्य में अपनी सभ्यता का दिखाई देगा। इसीलिए यूनानी लोग जो यहां पे वास्तुकला का निर्माण कर रहे थे, जो मीनारों और गुंबदों का निर्माण कर रहे थे, उसमें कहीं न कहीं यूनानी सभ्यता की झलक हमें दिखाई देती है। भारत का दक्षिण एशिया में एक महत्वपूर्ण स्थान है। भारत में 29 राज्य और 7 केंद्र शासित क्षेत्र हैं। देखिए, दक्षिण एशिया मैंने आपको बताया था, यहां पे एशिया वाले भाग में यह चीज आपको बताई थी कि एशिया के भाग में क्या है, दक्षिणी हिस्सा जो सबसे है वो क्या है, भारत है। और चूंकि यह पूरब और पश्चिम दोनों के मध्य में स्थित है, इसीलिए इसे क्या है, विशेष स्थान प्राप्त है, महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। अब भारत में आपको पता ही होगा कुल 29 राज्य हैं, 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत की भूमि की सीमाएं उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ, भारत की अफगानिस्तान के साथ उत्तर में चीन, तिब्बत, नेपाल और भूटान के साथ
तथा पूर्व में म्यांमार व बांग्लादेश के साथ है। तो आपको हम यहां देख लेते हैं। यहां देखिए भारत की जो सीमा है यहां पाकिस्तान से लगी हुई है पश्चिम में, उत्तर में अफगानिस्तान से लगी हुई है, यहां चीन तिब्बत से लगी हुई है, नेपाल के साथ लगी हुई है। ये सभी इसके क्या है, पड़ोसी देश हैं। ठीक है, यहां भूटान के साथ लगी हुई है, यहां क्या है, म्यांमार के साथ लगी हुई है, और ये बीच में आपका बांग्लादेश है। चूंकि बांग्लादेश की तो सभी सीमाएं क्या है, हमारे देश के सीमाओं से लगी हुई हैं ये वाले क्षेत्र में। ठीक है, तो वही चीज यहां पे आपको बताया गया है। दक्षिण में समुद्र पार हमारे पड़ोसी दो द्वीप समूह राष्ट्र श्रीलंका और मालदीव हैं। ये देखिए दक्षिण में मैंने आपको बताया था, ये वाला जो नीचे वाला ये वाला हिस्सा है ये क्या है, दक्षिण है, और ये क्या है, श्रीलंका आपका, और ये है मालदीव। दिख रहा है आपको, ये दोनों अलग अलग राष्ट्र हैं। ये जैसे भारत राष्ट्र है वैसे ही श्रीलंका और मालदीव भी क्या है, राष्ट्र है। लेकिन ये क्या है, भारत से लगे हुए हैं। चूंकि भारत का ये लक्षद्वीप वाला जो द्वीप समूह है ये क्या है, बिल्कुल मालदीव से यहां पे देखेंगे आप सटा हुआ है, और श्रीलंका भी क्या है, भारत के दक्षिणी छोर से यानी यहां से बिल्कुल सटा हुआ है। ठीक है, भारत और श्रीलंका के बीच में छोटा समुद्री रास्ता, पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी है। तो भारत और श्रीलंका के बीच की बात करते हैं। तो यहां देख लीजिए आप लोग, यहां आपका है, ये क्या है, ये पाक जल संधि है। इसी को क्या कहते हैं, पाक जल संधि। और ये जो है कि ये वाला हिस्सा ये मन्नार की खाड़ी है। ठीक है, तो जो श्रीलंका लगा हुआ है भारत से वो किस जल संधि के रास्ते है, तो ये है पाक जल संधि के रास्ते। ठीक है, मालदीव लक्षद्वीप समूह के दक्षिण में स्थित है। तो यहां पे आप देख सकते हैं लक्षद्वीप, ये वाला क्षेत्र है आपका लक्षद्वीप, ये लक्षद्वीप है, इसके दक्षिणी क्षेत्र में क्या है, ये आपका मालदीव है। ठीक है, अपने पड़ोसी देशों के साथ भारत के भौगोलिक और ऐतिहासिक संबंध बहुत अच्छे रहे हैं। अपनी एटलस में एशिया के मानचित्र में देखा कि भारत कैसे अलग दिखाई देता है, यह आप लोगों को दिखाया गया है। यहां आपके एटलस में मैंने आपको दिखाया भी था, इस मानचित्र में यही बात यहां पे कही गई है। और आज का चैप्टर आपका यहीं पे आप लोगों का समाप्त होता है। कल हम नेक्स्ट चैप्टर से डिस्कस करेंगे। आप इसके क्वेश्चन आंसर को करने का प्रयास करेंगे, बहुत ही सरल होगा। और यदि कोई समस्या आती है तो आप पूछ सकते हैं।